हेलो दोस्तों इकोनॉमिक्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था, जो जब आप क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी की बुक को देखोगे तो आपको दो बुक मिलेंगी। एक तो है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले लेक्चर में ही समझ लिया था। बस आप इतना समझो, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा सवाल मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही पूछे जाते हैं। रही बात माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इस बार का जब आप एडुकेटिव पैटर्न देखोगे तो ये पता चलेगा, जो इस बार एसएससी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी फुल इज्जत दी है। ठीक है, तो इसे हमें अच्छे से कवर करना है। अब धीरे धीरे पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स से सीएपीएफ एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जामिनेशन, एनटीपीसी एग्जामिनेशन, इन सभी में भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे हमें अच्छे से कवर करना है। कैसे कवर करेंगे? तो चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका एनसीईआरटी का चैप्टर कंटेंट। टोटल 6 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? तो एक तो है इंट्रोडक्शन, फिर आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट इक्विलिब्रियम और नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। यही 6 चैप्टर्स हैं जिसे हमें कवर करना है। अब सवाल ये उठता है, जो सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं? तो दोस्तों, बस इतना समझो, जो सबसे ज्यादा सवाल आपको बेसिक से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और शुरुआत हम लोग बेसिक से ही करेंगे। पहले चैप्टर के बहुत सारे कंटेंट को हम लोगों ने ऑलरेडी पहले लेक्चर में ही समझ लिया था, लेकिन उसको यहाँ भी देखेंगे ताकि आपका एक रिवीजन तैयार हो जाए और दूसरा आपका फ्लो बना रहे। ठीक है, देखो, सिंपल इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था, जो किस तरीके से काम करता है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में भी समझ लिया था। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही समझ लिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया था। दोस्तों, पहले चैप्टर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है पीपीएफ, यानी कि पीपीसी। ये क्या होता है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसे हमें अच्छे से कवर करना है, इससे अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से ही। तो मान लीजिए आपके पास है 1000 रुपए। ठीक है, और इस 1000 रुपए में आपको क्या करना है? तो एक अपने लिए अच्छी सी शर्ट खरीदनी है, दोस्तों को पार्टी देनी है और एक किताब खरीदना है। लेकिन दिक्कत यह है, जो 1000 रुपए में ये सारी चीजें नहीं पॉसिबल हैं। यही कारण है जो गांधी जी यहाँ पे हंस रहे हैं। समझ में आया? तो फिर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ इस बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे के पूरे नेशन, पूरे के पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? तो भाई स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है। मतलब ये है, जो भाई डिमांड जो है ना, वो हमेशा सप्लाई से ज़्यादा होता है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, इन सभी का एक लिमिटेशन है। अगर ये अनलिमिटेड हो जाता और चीज़ें फ्री हो जाती तो फिर इकोनॉमिक्स की ज़रूरत ही नहीं होती, इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे से चॉइस कर सकें। चॉइस क्या करेंगे? तो भाई, जो भी सबसे बेस्ट होगा उसकी चॉइस करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे। और ये जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, इसी को तो हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। समझ में आया? यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ चाय पियोगे या फिर कॉफ़ी, और अगर आप ये कहते हो जो भाई चाय ही ले आओ, तो फिर आपने कॉफ़ी का त्याग किया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में त्याग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉफ़ी यहाँ आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई है वो यही हमें सिखाती है, जो किस तरीके से आप लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकते हो। ठीक है, और ये जो चॉइस का जो फंडा है ना, वो आपको 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी को जन्म देता है। इसी कारण से इसको प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस भी कहते हैं। ये क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम? तो 3 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अब हमारा जो देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, जो भाई साहब आपको क्या प्रोड्यूस करना है और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो चाहे कोई फर्म हो, या फिर कोई कंपनी हो, या फिर कोई नेशन हो, उसको इन 3 प्रॉब्लम के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, और पहला प्रॉब्लम जो है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ये रिसोर्सेज का एलोकेशन हमें बताता है।
जैसे कि हम लोगों ने समझा रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो आपको चुनना पड़ेगा जो आप कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो या फिर कैपिटल गुड्स की ओर मूव करना चाहते हो। कैपिटल गुड्स हुए मशीन, डैम। अब मशीन का इस्तेमाल आगे फर्दर प्रोडक्शन में होगा, है ना? कंज्यूमर गुड्स में क्या हो गया? फूड, क्लोथिंग, यानी कि ये सीधा लोगों के द्वारा कंज्यूम किए जाएंगे। ठीक है? और जब आपने ये डिसाइड कर लिया जो आप क्या प्रोड्यूस करोगे, तो फिर बात होगी क्वांटिटी की। बताओ भाई साहब, कितना आप प्रोड्यूस करना चाहोगे? अगर आप ज्यादा बंदूकें प्रोड्यूस करोगे तो कहीं ना कहीं आप उस समय का यूटिलाइजेशन गन बनाने में करोगे, और फिर आप कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स का सेक्रीफाइस कर रहे होगे। ठीक है? तो यही है प्रॉब्लम नंबर वन, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, हाउ टू प्रोड्यूस दीज गुड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है? देखो, हमारा भारत जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और हम लोग चाहते हैं जो लोगों को काम मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। अब इनके हाथ में जाएगा पैसा, पैसा रन करेगा इकोनॉमी में, एक दूसरे के पास जाएगा, और इस तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही होगी, है ना? तो हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं। ठीक है? हम लोग चाहते हैं जो भाई मशीन को तवज्जो ना दी जाए, लेबर को दी जाए। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जहाँ पे आबादी कम होती है, वो लोग देखते हैं जो किस तरीके से मशीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट। समझ में आया है? तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर टू, हाउ टू प्रोड्यूस दिस गुड्स। प्रॉब्लम नंबर थ्री हमें ये बताता है जो भाई आप किसके लिए ये गुड्स उगाना चाहते हो, ठीक है, या फिर प्रोड्यूस करना चाहते हो। यानी कि बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है? क्या आप लोगों की नीड देखोगे? देखो, हमारा जो भारत है वो लोगों की नीड देखता है। यही कारण है जो हम लोगों ने फूड सिक्योरिटी का कानून लाया, ताकि लोगों के हाथ में अनाज जा सके। ठीक है? तो यानी कि जो चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लोगों के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसे हमें डिसाइड करना है। क्या हम लोग नीड देखेंगे, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान हो, या फिर हम लोग परचेजिंग पावर देखेंगे? परचेजिंग पावर यानी कि लोगों के हाथ में पैसा होगा, और पैसे के आधार पे हम लोग चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। समझ में आया? तो ये था फॉर whom टू प्रोड्यूस दीज गुड्स। ठीक है? ये बात आपने समझ ली। थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी भी आपने समझ ली, इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है? अब बात कर लेते हैं एक स्टोरी की। मान लो आप एक किसान हो, और आपके पास एक लिमिटेड लैंड है, मतलब इतना ही बड़ा लैंड है। अब इसमें या तो आप एप्पल उगा सकते हो या फिर वीट उगा सकते हो। ठीक है? अब ये आपको डिसाइड करना है, जो आप एप्पल ज़्यादा उगाना पसंद करोगे या फिर वीट उगाना पसंद करोगे। ठीक है? अब आप ऐसा है जो इसी लैंड में आपको उगाना है, तो जैसे जैसे आप एप्पल को इज्जत दोगे, तो फिर आप वीट कम उगा रहे होगे। अगर आप वीट को ज़्यादा इज्जत दोगे तो एप्पल कम उगा रहे होगे। तो ये चॉइस आपका है। ठीक है? तो आपने एक प्रोडक्शन शेड्यूल तैयार किया, जिसको आपने देखा जो किस तरीके से डिफरेंट पॉसिबिलिटी और कॉम्बिनेशन हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर ए, आपने उगाए टोटल 100 kg ऑफ एप्पल, और पूरा का पूरा ध्यान एप्पल पे ही दिया, तो फिर वीट आपने कुछ नहीं उगाया। ठीक है? पॉसिबिलिटी नंबर टू, आपने क्या किया, जो आपने 90 kg एप्पल उगाया और 10 kg वीट उगाया। यहाँ पे आपने क्या सेक्रीफाइस किया? तो देखो, 100 से 90 पे आ गए, तो यानी कि 10 एप्पल्स का आपने सेक्रीफाइस किया। इसी को हम लोग MRT यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। MRT का मतलब हुआ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड बाय सेक्रीफाइसिंग अनदर। दोस्तों, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे ना, तो ये मार्जिनल कीवर्ड आपको ध्यान में रहना ही चाहिए। ये मार्जिनल का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ वन एडिशनल यूनिट। यही चीजों में बदलाव लाता है। तो ये याद ही कर लेना, क्योंकि ये मार्जिनल वर्ड जो है वो पूरी कहानी में आपको नजर आएगा। ठीक है? तो फिर पॉसिबिलिटी नंबर सी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने 70 kg एप्पल उगाया, और यहाँ पे 20 kg वीट उगाया। सेक्रीफाइस क्या किया? तो 90 से आप 70 पे आ गए, यानी कि 20 एप्पल्स का सेक्रीफाइस किया। यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो एक चीज आपने देखा होगा, जो यहाँ पे 100 kg आप एप्पल उगा रहे हो, वीट आपका जीरो आ रहा है। 90, 10, अभी तक टोटल का टोटल 100 चल रहा है, लेकिन अब कहानी में 70 + 20 = 90। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया, जो भाई हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजों की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जो अगर आपने एक एप्पल छोड़ा, तो फिर 1 kg एप्पल छोड़ा तो वो 1 kg वीट बनाकर देगा।
ठीक है, जरूरी नहीं जो जहाँ पे वीट की खेती हो रही हो वहाँ पे एप्पल भी अच्छे से उगे। तो प्रोडक्शन जो है वो वैरी करेगा। मान लो ये वाला लैंड का टुकड़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, और ये वाला लैंड का जो टुकड़ा है वो कम फर्टाइल है, तो यहाँ पे कम प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो फिर पॉसिबिलिटी के आधार पे यहाँ पे डिफरेंस है। अगर आपने ये डिसाइड किया पॉसिबिलिटी नंबर डी, यानी कि 40 kg एप्पल उगाए, तो फिर आपको 30 kg वीट मिलेगा। यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, तो 70 से 40 पे आ गए, यानी कि 30 एप्पल्स। सिमिलरली अगर आपने पूरा का पूरा एप्पल उगाना ही बंद कर दिया, सिर्फ वीट उगा रहे होगे, तो फिर आप 40 kg वीट लोगे और आपने 40 एप्पल का सेक्रीफाइस कर दिया है। समझ में आया है? अब इसी को अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करें तो कैसी कहानी होगी? तो देखो, एक तरफ है एप्पल, दूसरी तरफ है वीट। अगर आपने 100 kg एप्पल उगाया तो 0 वीट उगाया। अगर आपने 90 kg एप्पल उगाया तो 10 kg वीट भी आप उगा सकते हो। 70 kg एप्पल तो 20 kg वीट, 40 kg एप्पल तो 30 kg वीट। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ वीट उगाया तो आप 40 kg वीट उगा रहे होगे, एप्पल आपको नहीं मिलेगा, जीरो पे आ जाओगे, है ना? तो ग्राफ कैसा बन रहा है वो देखो। तो इस तरीके का ग्राफ बन रहा है, यानी कि अगर ओरिजिन से देखा जाए तो कॉनकेव ग्राफ बन रहा है। याद कर लेना इस चीज को, ठीक है? कॉन केव, केव की तरह है, गुफा की तरह है ना, इसी को हम लोग कॉनकेव कहते हैं। ठीक है? तो ये जो यहां से अगर आप देखोगे तो एक गुफा की तरह दिखेगा, यानी कि कॉनकेव। ठीक है? तो इस फिगर से एक बात समझ में आती है, जो ये वाला जो लाइन है ना, यहाँ पे ट्रेड ऑफ बहुत ही अच्छा है। यानी कि आप एक चीज उगा रहे हो, दूसरा चीज गंवा रहे हो, दूसरा चीज गंवा रहे हो, पहला चीज उगा रहे हो, यानी कि ये ट्रेड ऑफ हो गया। कितने केजी एप्पल आप छोड़ रहे हो, कितनी चीजें कितने केजी वीट आपको मिल रहा है। ये बेस्ट पॉसिबिलिटी इस लाइन पे आपको देखने को मिलेगा। अगर यही चीज अगर यहाँ पे रहती, अगर ऐसे ग्राफ रहता, तो इसको हम लोग कहेंगे अंडर यूटिलाइजेशन। इसका मतलब ये, जो आप उगा तो सकते थे यहां, ठीक है, यहां तक, लेकिन आपने उगाया यहां पे, यानी कि कहीं ना कहीं आपने ढंग से नहीं उगाया, तो इसको कहेंगे हम लोग अंडर यूटिलाइजेशन। और अगर आप यहां पे पहुंच गए, मान लो यहां पे कोई नंबर है, इस तरीके का कोई नंबर है, ठीक है, तो फिर ये हो गया ओवर यूटिलाइजेशन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसको अनअटेनेबल कहेंगे। तो इससे हमें क्या चीजें समझ में आई? इससे हमें समझ में आई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो क्या दिखाता है हमें? तो पीपीएफ शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय यूजिंग इट्स गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फुल्ली एंड एफिशिएंटली। यानी कि जब आपने टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का फुल्ली और एफिशिएंटली इस्तेमाल किया है, तो आप सबसे बेस्ट क्या उगा पाओगे। तो ये जो लाइन बनेगी, ये जो फ्रंटियर बनेगा, इसी को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। यहाँ पे एजम्पशन ये है, जो रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, आप अलग से कोई रिसोर्स ऐड नहीं कर रहे हो। टेक्नोलॉजी जो है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और आप यहाँ पे मात्र दो चीजें उगा रहे हो, यानी कि एप्पल और वीट। तो कैलकुलेशन के लिए आपको दो ही चीजों को साथ में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कौन है ये चतुर है ना, हाँ, तो चतुर कहता है जो संसाधनों का पूर्ण इस्तेमाल से दो प्रोडक्ट्स का कितना अधिकतम प्रोडक्शन कर सकते हैं, यही पीपीएफ दिखाता है। यानी कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये हमें बेस्ट आउटकम, बेस्ट एफिशिएंसी बताता है। और ये जो डी पॉइंट है ये इम्पॉसिबल है, अनअटेनेबल है, और ये जो सी पॉइंट है ये इनएफिशिएंट है। अगर आप सी पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इनएफिशिएंट हो, आप ढंग से प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। तो आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में समझ लिया, ठीक है? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पूछते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछेंगे जो पीपीएफ कर्व पे कोई भी पॉइंट होगा वो क्या दिखाएगा? तो ये दिखाएगा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है? इनसाइड द पीपीएफ कर्व क्या होगा? तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आउटसाइड द पीपीएफ कर्व क्या होगा? तो अनअटेनेबल विद द करंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ देते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, वो भी देख लेते हैं। तो इसका कर्व कैसा रहेगा? तो स्लोप डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है? क्यों रहेगा डाउनवर्ड, ये भी पूछ देते हैं। इसलिए डाउनवर्ड रहेगा क्योंकि आप यहाँ पे चीजों को त्याग रहे हो, और जैसे जैसे आप चीजों को त्याग रहे हो, यानी कि जब आप वीट उगा रहे हो तो एप्पल का त्याग कर रहे हो, तो फिर जैसे ही सेक्रीफाइस आया, तो इसका मतलब स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होगा,
ठीक है। और ये जो स्लोप है वो होगा कनकेव टू द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। कैसे पता चला? तो इस एग्जांपल से पता चला। तो ये है आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो 10 से 20 एप्पल, 30 एप्पल, 40 एप्पल, तो देख रहे हो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है। इसी कारण से ये जो है कनकेव टू द ओरिजिन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे पूछेंगे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर किस लिए कनकेव होता है? क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ता है। क्लियर है? दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम की थी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें चेंजेस अगर आए तो फिर आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में शिफ्ट नजर आएगा। तो मान लो आपने एक नई जमीन खरीद ली, ठीक है। तो नई जमीन खरीद ली तो फिर यहाँ पे नए पैरामीटर्स भी ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से पैरामीटर? तो एप्पल उगाने के पैरामीटर्स और व्हीट उगाने के पैरामीटर्स, या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू लैंड की। अगर आपका न्यू लैंड आ गया तो समझ लो आप एप्पल भी ज्यादा उगा पाओगे और आप व्हीट भी ज्यादा उगा पाओगे। तो यानी कि आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों हमारे यहाँ हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने हमें सच पूछो तो प्रोडक्शन को तो कहीं और भी पहुंचा दिया हमारे देश में, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये जब अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा या फिर नई टेक्नोलॉजी आएगी तो फिर आपका ज्यादा यील्ड मिलेगा, यानी कि एक ही जमीन पे ज्यादा उपज देखने को मिलेगी। तो फिर क्या करेगा? तो ये भी आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को राइट वर्ड पुश कर देगा। तो समझ में आया जो किस तरीके से राइट वर्ड शिफ्ट होता है। बात कर लेते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की। मान लो आपकी खेत की जमीन बंजर हो जाती है या फिर उसमें आग लग जाता है और कहीं ना कहीं जो आपका रिसोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस कंडीशन में आप लेस इफिशिएंट हो जाओगे और आप कम प्रोड्यूस करोगे। समझ में आया है? तो फिर समझ गए, बस यही है लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड किस तरीके से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मूव करता है, शिफ्ट करता है, ठीक है। तो भाई तीन कंडीशन है, देख लो कौन कौन से। एक तो होता है आपका कनकेव। अक्सर ये कनकेव ही होता है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है और ये दिखाता है जो रिसोर्सेज जो है वो स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन रहता तो इसका मतलब क्या है? तो फिर समझ लो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो समझ जाओ ट्रेड ऑफ जो है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल है। इसका मतलब ये हुआ जो 1 केजी आपने अगर एप्पल छोड़ दिया तो फिर आपका 1 केजी व्हीट का गेन हो जाएगा जो कि कांस्टेंट है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यही कारण है जो आपका ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो हमेशा कनकेव होता है, ना ही आ, सीधा कनकेव। ये कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है जो 1 केजी एप्पल जो है वो जरूरी नहीं जो 1 केजी व्हीट उगाकर हमें दे। 1 केजी एप्पल का त्याग जरूरी नहीं जो हमें 1 केजी व्हीट उगाकर दे। अगर ऐसा होता है तो आपका एमआरटी कांस्टेंट हो जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं एमआरटी डिक्रीजिंग कब होगा। तो ये बात है आपका थियोरेटिकल। तो फिर ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आपका इस तरीके से कन्वेक्स हो जाएगा। और ये होता इसलिए नहीं है क्योंकि आप चाहोगे, जब आप देखोगे जो भाई यहाँ पे एप्पल ही अच्छे से उग सकता है, व्हीट अच्छे से नहीं उग सकता है, फिर भी आप व्हीट उगाओगे, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो ये बातें थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल है नहीं। तो कहानी यहीं पे टिकी हुई है, यानी कि ये कनकेव ही बेटर है। समझ में आया? तो ये था आपका पहला चैप्टर। अब सवाल ये उठता है जो भाई पहले चैप्टर में सिर्फ पीपीएफ ही था? नहीं, बाकी सारी चीजें भी थी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ऑलरेडी हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही देख लिया था, पहले लेसन में ही देख लिया था। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, गुड्स के बारे में बात की थी, ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जोड़ दी जाए तो आपका पहला चैप्टर हो गया खत्म। बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और इससे सवाल भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना। बात कर लेते हैं यूटिलिटी की। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? तो भाई जब चीजों को यूटिलाइज करते हो तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, सेटिस्फैक्शन लेवल यानी कि जो मजा होता है, हिंदी में कहें तो मजा, इसी को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं,
ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो आप रेगिस्तान में घूम रहे हो, 5 घंटे घूमे और उसके बाद आपको इतनी प्यास लग गई, जो भाई साहब आपको कहीं से भी पानी मिल जाए तो समझ लो आपको जिंदगी मिल गई। उस समय में जो आपको पानी मिलेगा उसकी यूटिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि इससे आपको रिलीफ और जॉय जो है वो ज्यादा महसूस होगा। तो आपने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो इसका मतलब ये हुआ, जो आप किसी भी चीज की वैल्यू को समझते हो ऑल थ्रू द सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है। समझ में आया? क्योंकि देखो यहाँ पे रेगिस्तान में इसको पानी मिल रहा है, तो सिचुएशन के आधार पे इसको पानी मिल रहा है, तो फिर इसकी यूटिलिटी ज्यादा है। अब ये यूटिलिटी जो है ना वो होता है सब्जेक्टिव। यानी कि देखो, एक अदरक का स्वाद आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इस अदरक का स्वाद इस बंदर को समझ में नहीं आएगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो उसके लिए इस अदरक की यूटिलिटी जो है वो जीरो होगी। समझ में आया? इसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं होगी अदरक की। लेकिन आपके लिए अदरक बड़े काम की चीज है। समझ में आया? दूसरी बात, अगर मान लो कोई व्यक्ति गुटखा खाता है, गुटखा खाता है तो वो कहीं ना कहीं जब गुटखा खाता है तो उसके वांट को सेटिस्फाई किया जा रहा है। लेकिन आपके लिए ये यूजलेस चीज है, और कहीं ना कहीं ये इसके हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है। तो फिर जरूरी नहीं जो चीजें मतलब किसी के लिए वो यूटिलिटी काम की है, ठीक है, वो उसके लिए यूजफुल भी होगी। जरूरी नहीं है, वो यूजलेस भी हो सकती है, हेल्थ के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो अब आपने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो अब समझते हैं जो किस तरीके से आप इसको मेजर करोगे। ठीक है, तो इस मजा को कैसे मेजर किया जाए उसको देखना है। तो देखो, अगर मान लो किसी न किसी टाइमलाइन पे हमें मजा को कंसिडर करना है, जो यहाँ पे मजा आया और यहाँ पे मजा नहीं आया, कैसे करेंगे? तो फिर इसको मापने का तरीका जो है वो दो तरीका है। एक तो है कार्डिनल यूटिलिटी, जिसपे नंबर अप्रोच का इस्तेमाल होता है, और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी कि रैंकिंग अप्रोच। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच की बात कर लेते हैं। तो कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था? तो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो समझ लो कार्ड है, किसी भी चीज का कार्ड है, प्लेइंग कार्ड है, तो फिर इसमें नंबर्स हैं। तो आपको अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछ दे जो कौन सी यूटिलिटी में नंबर्स में मेजर किया जाता है, तो राइट आंसर इज कार्डिनल यूटिलिटी। कैसे याद रखोगे? तो थ्रू कार्ड्स। ठीक है, किसने दिया था? तो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इनका ये कहना है, जो आप एक काम करो, यूनिट बनाओ। यूनिट क्या होगा? तो यूनिट होगा यूटिल्स। ठीक है, और इसी यूनिट को नंबर के आधार पे मेजर करो, 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल। ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल आपके लिए ये मैसेज दे रहे हैं, जो जैसे कार्ड को गिन सकते हो वैसे ही कार्डिनल यूटिलिटी को भी गिन लेना। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो चलिए गिनते हैं, कैसे गिनेंगे। तो देखो, अब जब हमें गिनने की बात आएगी तो हमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को समझना होगा। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी ये होता है, जो मान लो आपने 4 रोटियां खाई, 4 रोटियां खाने के बाद आपका जो ये 4 रोटियों से मिला हुआ जो सुख है, ठीक है, जो मजा है, या फिर सुख कह लो, मजा कह लो, सेटिस्फैक्शन कह लो, ठीक है, इन सभी को कंबाइन कर देंगे तो ये होगा आपका टोटल यूटिलिटी, यानी कि ओवरऑल आप काउंट कर रहे हो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? अगर मान लो आप एक एडिशनल रोटी खाते हो, तो वो आपको कितना मजा देता है, वो हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये मार्जिनल वर्ड घूमेगा, इसका मतलब होता है एडिशनल यूनिट। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो कहानी यहाँ पे पहुंची है। जो पहला रोटी अगर आप खा रहे हो, इसी को ब्रेक डाउन करते हैं, टोटल यूटिलिटी को ब्रेक डाउन करते हैं ऑल थ्रू द मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप पहला रोटी खा रहे हो तो आपको बहुत मजा आया, 10 यूटिल्स का मजा आया। लेकिन जब आप दूसरा रोटी खाओगे तो कहीं ना कहीं आपका पेट थोड़ा सा भर जाएगा। ठीक है, तो दूसरा रोटी जो है वो आपको कम मजा देगा, वो आपको 8 यूटिल्स ही मजा देगा। समझ में आया? इतना समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि आपने एक चीज देखा, जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसको आप एग्जांपल से ही समझो, पहले रोटी को आपने खाया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला 10, टोटल यूटिलिटी मिला 10। ठीक है, पहला ही रोटी है, यानी कि जब आपको बहुत ही जोर से भूख लगी थी तो आपने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। ठीक है, और कांटा चम्मच से आप रोटी खाने बैठ गए। दूसरा रोटी भी आपने खा लिया, दूसरा रोटी में आपको थोड़ा सा कम मजा आया। क्यों? क्योंकि पहले वाले में आपको टेस्ट ही पता चल गया, और धीरे धीरे अब आपका पेट भर रहा है। फिर भी आपको भूख लगी हुई है, लेकिन अभी भी सेटिस्फैक्शन लेवल गुड है। मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला उस रोटी से? 8। टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? तो 10 + 8 यानी कि 18। तीसरा रोटी खा रहे हो, अरे भाई अभी भी खुश हो, अभी भी सेटिस्फाइड हो। ठीक है, इंजॉयमेंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कंफर्ट जो है वो अभी डिसेंट है।
इस रोटी से, तीसरे रोटी से आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला 5। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? तो 10 प्लस 8 यानी कि 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 23। चौथा रोटी, ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हो गया आपका 2। मतलब आपका पेट जो है वो भर चुका है। ठीक है, अब धीरे धीरे अब आपको रोटी खाने में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना आपने पहले रोटी में मजा लिया था। ठीक है, टोटल यूटिलिटी हो गया आपका 25, मार्जिनल यूटिलिटी 2। पांचवा रोटी, भाई साहब अब आप खा नहीं सकते, आपकी हालत हो रही है खराब। ठीक है, तो आपको अब मजा नहीं आएगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 0 और टोटल यूटिलिटी यानी कि सभी रोटियों को जोड़ दिया जाए तो वो है 25। ठीक है, अब आपका पेट भर गया। छठा रोटी, छठा रोटी में भाई साहब आपका यूटिलिटी पहुंच गया माइनस में। ठीक है, -3, यानी कि टोटल यूटिलिटी हो गया 22। यानी कि टोटल यूटिलिटी भी कम होता है, जरूरी नहीं है जो ये टोटल यूटिलिटी कम ही नहीं होगा, होगा। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में गया, टोटल यूटिलिटी का भी फॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी तक यूटिलिटी आपका बढ़ रहा था। ठीक है, धीरे धीरे ही बढ़ रहा था, हर बार के मुकाबले धीरे धीरे कम ही हो रहा था। लेकिन जैसे ही माइनस में गया तो फिर टोटल यूटिलिटी गिरने भी लग गया। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ जो यू आर नाउ ओवरफुल। ठीक है, और अब ज्यादा खाओगे तो भाई साहब बदहजमी हो जाएगी। तो जहां पे आपका हिसाब किताब फुल हो गया, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। सैटिटी यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, चरम सुख यहीं पे प्राप्त, खत्म, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब आपका हिसाब किताब फुल। तो चलिए इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कैसे ये नजर आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो आपने देखा मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पे 0 हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0, टोटल यूटिलिटी 25, यानी कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाता है, टोटल यूटिलिटी भी गिरने लग जाता है। तो इसी से हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। इसको गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। और ये लॉ ये कहता है जो जैसे जैसे आप किसी भी यूनिट ऑफ गुड को कंज्यूम करोगे, धीरे धीरे उसका मार्जिनल यूटिलिटी गिरता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, रीजन क्या है? तो एज योर वांट्स गेट सेटिस्फाइड इंटेंसिटी ऑफ डिजायर डिक्रीजेस। ठीक है, तो देखो ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है और ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे गिरता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे पहुंचता है, टोटल यूटिलिटी भी गिरने लग जाता है। यही सवाल पूछते हैं, या फिर ये पूछ देंगे जो पॉइंट ऑफ सेटिटी जो है वो कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, इसी को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। ये रहा आपका ग्राफ। यहाँ पे देखो 25 पे है ना, ये 25 है तो यहाँ पे मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे इसका ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, लेकिन जैसे ही ये नीचे मूव करता है, नेगेटिव में जाता है, तो टोटल यूटिलिटी भी गिरने लग जाता है। यही सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो इस टेबल का जो ये जो पॉइंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप याद कर लेना दोस्तों। अब ऐसा है, जो कार्डिनल यूटिलिटी में जो एल्फ्रेड मार्शल ने बताया था, जो आप इसको काउंट कर लेना नंबर पे, तो उस पे तंज कसते हुए HR हिक्स ने ये कहा, जो भाई ये मार्शल जो है ना वो पिज्ज़ा भी खाता होगा तो ये कहता होगा जो अरे भाई इस बार का पिज्ज़ा जो है मुझे 45 यूटिल्स का मजा दे गया, और पिछला पिज्ज़ा जो था वो कम दे के गया था, वो 35 यूनिट्स का ही यूटिल्स का ही मजा दिया। तो फिर ये बात तो प्रैक्टिकल है नहीं। अगर आप ही जाओगे पिज्ज़ा खाने के लिए तो फिर आपसे पूछा जाएगा तो भाई कितना मजा आया, तो थोड़ी ना कहोगे जो 45 यूटिल्स आया या फिर 35 यूटिल्स आया। तो इस पे RGD एलन जो है वो कह रहे हैं जो रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो फिर यहीं पे ऑर्डिनल यूटिलिटी का सिद्धांत आता है, जो कि RGD एलन और HR हिक्स ने दिया था। इनका ये कहना है जो भाई ऑर्डिनल, इसमें और लगा हुआ है, यानी कि और यानी कि प्रेफरेंस, तो यहाँ पे प्रेफरेंस की बात होगी। समझ में आया? तो कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी आपको समझ लेना है। कार्डिनल यूटिलिटी में क्या है? जो आपने नंबर्स दिए थे सेटिस्फैक्शन को। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो नंबर्स में बात नहीं हो सकता, यहाँ पे प्रेफरेंस होगा। प्रेफरेंस का मतलब क्या? जो मैं किसी भी गुड को, मतलब आई प्रेफर ए मोर देन बी, यानी कि अगर ए और बी दो गुड्स हैं तो आपकी प्रेफरेंस की बात होगी, जो आपको ए अच्छा लगता है बी के मुकाबले, या फिर बी अच्छा लगता है ए के मुकाबले। इसी अप्रोच को हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। कीवर्ड आपका और है, इससे आपको याद
आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट एच.आर. हिक्स और आर.जे.डी. एलन ने दिया था। और इसी से जन्म होता है इंडिफरेंस कर्व का, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इंडिफरेंस कर्व को समझते हैं, होता क्या है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्यों? क्योंकि इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। देखो ये है अभिनव अरोड़ा, ठीक है। ये खाना खाने बैठे, इनके सामने में केला दिया गया और सेब दिया गया, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है। क्या कॉम्बिनेशन है वो समझते हैं। देखो इनका ये कहना है, जो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये इंडिफरेंट है। इंडिफरेंस कर्व का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इंडिफरेंट है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एप्पल ज्यादा है या बनाना ज्यादा है। एक कॉम्बिनेशन है जिसमें एप्पल ज्यादा है या फिर बनाना ज्यादा है। मुझे तो दोनों के किसी भी कॉम्बिनेशन में इक्वल मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल वर्ड छूट गया है, ठीक है। तो समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, अगर अभिनव अरोड़ा जी को 12 एप्पल दिए जाएं, 2 बनाना दिए जाएं, तो इनकी यूटिलिटी सेम है, ठीक है। इनको इसी में मजा आ रहा है। अगर एप्पल घटा दिए जाएं और बनाना बढ़ा दिए जाएं, फिर भी इनको मजा आ रहा है, ठीक है। फिर एप्पल को और घटा दिया गया और बनाना और बढ़ा दिया गया, तो इनको और मजा आने लग गया। और क्या मतलब, सेम मजा आ रहा है। या फिर एप्पल 3 कर दिए गए और बनानाज 11 कर दिए गए, फिर भी इनको सेम मजा आ रहा है। तो यानी कि इन दोनों का जो ट्रेड ऑफ है, कुछ भी हो जाए, इनको इक्वल मजा आ रहा है। और ये इस मजा में इनडिफरेंट रह रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दे दो भाई, ठीक है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता से आपको ये समझ में आ गया, इनडिफरेंट। सीधे सवाल पूछते हैं इससे। और इसी मजा को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो ये ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, यानी कि तटस्थता वक्र। इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। सीजीएल में सवाल पूछा गया है इसी बार, ठीक है। एन इंडिफरेंस कर्व शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड द कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। यानी कि सेटिस्फैक्शन के मामले में बंदा इनडिफरेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो। क्लियर है, ये कॉम्बिनेशन हो, ये कॉम्बिनेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। जो भी दे दो, जो इस दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो, तो वो फर्क इसको नहीं पड़ेगा, ये इक्वली हैप्पी नजर आएगा, ठीक है। लेकिन इसी पे शेर शाह जी कहते हैं, जो भाई ऐसा है, जो एक होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है, जो मोर इज बेटर, यानी कि ये दिल मांगे मोर, आई मीन मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसका मतलब ये हुआ, जो अगर बंडल ए के पास 5 एप्पल और 5 बनाना है, और बंडल बी के पास 6 एप्पल और 5 बनाना है, ठीक है। तो इट सिंपली मीन्स दैट आपको वही वाला बंडल चुनना है जिसमें ज्यादा आइटम्स ऑफ गुड्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो फिर ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस इस इंडिफरेंस कर्व के रिलेशन में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे मान लो ये अभिनव अरोड़ा का कर्व है, यानी कि इसको समान मजा आ रहा है, कोई भी कॉम्बिनेशन लगा दो, ये 1 एप्पल, 2 बनाना, 3 एप्पल, 1 बनाना, जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसके आधार पे ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो अभिनव अरोड़ा का है। लेकिन मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से अगर कोई और आपको कॉम्बिनेशन दे दिया जा रहा है, जो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कोई और कॉम्बिनेशन होगा, तो आपको नंबर ऑफ गुड्स अगर ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा मजा देगा, ठीक है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है मोर इज बेटर। तो आपने देखा, एक चीज देखा, जो कर्व जो है वो आपका 2 हो गया, ये अभिनव अरोड़ा का कर्व है और ये शेरशाह का कर्व है। शेरशाह का कर्व जो है वो, उसमें ज्यादा आइटम्स हैं, तो वो ज्यादा मजा देगा, बस इतना समझ लो। ज्यादा आइटम्स ज्यादा मजा, यही है मोनोटोनिक कर्व, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कहता है, जो अगर अमाउंट ऑफ गुड्स टू अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन while keeping the same level of satisfaction। मान लो आपके पास सेब हैं 4, ठीक है। सेब 4 हैं और बनाना एक जगह मान लो अच्छा खासा यहाँ पे है। अब कोई कह रहा है, जो भाई 1 एप्पल दे दो मुझे, मैं तुम्हें 1 बनाना 2 बनाना दे दूंगा। आप कहोगे भाई बिल्कुल सही बात है। तो आपने 1 एप्पल लूज कर दिया, आपके पास आ गए 2 बनाना। फिर दूसरे एप्पल की बात होगी, फिर कहा जाएगा, जो भाई ऐसा है, जो मुझे एक और एप्पल दे दो, मैं तुम्हें 2 और बनाना दे दूंगा। आप कहोगे ठीक है,
तो आपने 2 बनाना ले लिए, 1 और एप्पल दे दिया। अब आपके पास 4 बनाना है और 2 एप्पल है। अब तीसरा एप्पल अगर आपसे कोई माँगेगा 2 बनाना के लिए, तो आप कहोगे नहीं भाई मुझे तो फ़र्क पड़ेगा। समझ में आया? क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब जो आप अमाउंट लूज कर रहे हो ताकि दूसरा अमाउंट आपको गेन हो सके, धीरे धीरे इसमें भी गिरावट आती है। क्योंकि जैसे जैसे आपके एप्पल कम होंगे, ठीक है, आपकी चाहत एप्पल को लूज करने की भी कम हो जाएगी। आप नहीं चाहोगे जो आप अपना एप्पल लूज करो, भले आपको बनाना कितना भी मिले। तो यहाँ पे अभिनव अरोड़ा कह रहे हैं, जैसे जैसे एप्पल बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे बनाना लूज करने में मुझे फर्क पड़ेगा। ये इसका उल्टा सिनेरियो है, लेकिन बात यही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने ट्रेड ऑफ दिखाया है एप्पल के बदले बनाना, यहाँ पे इन्होंने बनाना के बदले एप्पल की बात की है। बस इतनी ही कहानी है। जैसे जैसे आपका गुड वन खत्म होने लगेगा, तो उसकी त्याग की जो भावना है ताकि जो ट्रेड ऑफ कर सको, दूसरा चीज आप ले सको, वो भी कम हो जाएगा। इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कर्व के बारे में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं। अब ये कर्व जो है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ये कर्व आपको कैसा दिख रहा है? तो इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो अगर आपको एक गुड चाहिए होगा तो फिर आपको दूसरा त्यागना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये डाउनवर्ड कर्व है और ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ठीक है। जो राइट की तरफ कर्व जाता है सीधे सवाल पूछते हैं। दूसरा दूसरा जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का दिल मांगे मोर। अगर ज्यादा आइटम, किसी भी ज्यादा आइटम वाला, जो अगर मान लो 5 एप्पल और 4 बनाना का कर्व होगा वो इस तरीके का होगा। लेकिन अगर 10 एप्पल और 15 बनाना का होगा तो वो डिफरेंट कर्व होगा। वो डिफरेंट मजा देगा, अलग मजा देगा। इसका पहले वाले से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस मैप। कर्व नहीं, इंडिफरेंस मैप। तो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। समझ में आ गया है? तीसरा पॉइंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, तो इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं? क्योंकि दोनों का मजा अलग अलग है, जो कि हम लोगों ने मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में बात की थी। तो ये भी समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व के, सीधे सवाल आते हैं। आपको ये वाली चीजें रट लेनी होंगी। यहाँ पे मैंने बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो पीपीसी जो था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, वो कनकेव था। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आईसी इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स होता है। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गया है? बाकी के सारे पॉइंट्स याद कर लेना। हायर आईसी इज इक्वल टू हायर सेटिस्फैक्शन, इसी को तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। और दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मोर इज बेटर है तो उसका अलग ही ग्राफ बनेगा, जिसको हम लोग इंडिफरेंस मैप कहते हैं। जहां पे एक इंडिफरेंस कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व, तीन इंडिफरेंस कर्व होते हैं ना, इसको हम लोग इंडिफरेंस मैप कहते हैं। इतना अगर आपने समझ लिया तो बस हो गया, आपसे कोई सवाल नहीं छूटेगा। इसको आपको याद कर लेना है, इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर बजट की। इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमें ये बताता है जो आपकी चाहत क्या है, लेकिन आपकी जेब में पैसे भी होनी चाहिए उन सभी चाहतों को फुलफिल करने के लिए। देखो, आपकी चाहत यहाँ है और आपके पास पैसे ही ना हो तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है। पैसे कम हो तो काम कैसे चलेगा? तो चाहत तो आपका फुलफिल ही नहीं होगा। अगर मान लो ये ग्राफ है, अगर मान लो ये ग्राफ है, ये रहा आपका पैसे का लाइन, ठीक है, और ये रहा आपके चाहत का लाइन। कहाँ पे मीट हो रहा है? हो ही नहीं रहा है। तो ये अनअटेनेबल हो गया ना। तो इसको अटेनेबल कैसे बनाएंगे? जब हम लोग बजट की बात करेंगे। सब चीजें बजट के आधार पे होती हैं। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो बताता है जो आपकी चाहत क्या है, लेकिन जो आप एक्चुअली बाई करोगे वो हो गया आपका बजट। बजट सेट क्या होता है? तो बजट सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज विद देयर इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के आधार पे जो भी कॉम्बिनेशन, मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में आप कितने सेव, कितनी नारंगी खरीद सकते हो, जो भी या फिर कितने मतलब नारंगी की संख्या ज्यादा आपको लेनी है, सेव की कम लेनी है, वो तो आपका प्रेफरेंस होगा। लेकिन आपका एक बजट है 100 रुपया, इसी के अंदर ही आपको खरीदना होगा। तो ये हो गया आपका बजट सेट। बजट लाइन क्या होता है? तो इसी को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूं, तो देखो, अगर मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, पूरा का पूरा
आपने 100 रुपया यूटिलाइज कर दिया, ठीक है, किसी भी चीज को खरीदने में कोई भी कॉम्बिनेशन में, तो वो बजट लाइन पे आएगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड आप खरीद ही नहीं पाओगे, पैसा ही नहीं है आपके पास। अगर आप इसके अंदर में ही कोई पॉइंट है वहां तक खरीदारी करते हो, तो ये पूरा का पूरा बजट सेट का पार्ट है भाई। कम तो बिल्कुल खरीद सकते हो, ज्यादा नहीं खरीद सकते, पैसा ही नहीं है। तो बजट लाइन और बजट सेट समझ में आ गया। बजट लाइन जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स whose total cost equals to the consumer income। यहाँ पे पूरा का पूरा कंज्यूमर इनकम आपका यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन बजट सेट जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो अंदर, मतलब बजट सेट की बात मतलब कुछ भी खरीद सकते हो, बस बजट के बियॉन्ड नहीं जाना है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो दो पॉइंट्स भी आपने समझ लिए। अब बजट लाइन का शिफ्ट कैसे होता है। मान लो आपकी इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ गई तो क्या होगा, तो फिर इनकम बढ़ गई तो आप ज्यादा गुड्स खरीद पाओगे, तो यानी कि ये जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। मान लो आपकी इनकम कम हो गई, तो फिर अब आप कम गुड्स खरीद सकते हो, तो फिर आपका ये जो है ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो गया। सीधे सवाल पूछते हैं, ठीक है। यानी कि इनकम के आधार पे स्लोप में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्लियर है, स्लोप आपका वैसा ही है, सीधे ये शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर प्राइस चेंज हो गया, मान लो किसी भी गुड का प्राइस जो है वो कम हो गया, तो लाइन रोटेट हो जाएगा। मान लो गुड एक्स का प्राइस नीचे चला गया, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे गुड जो है, ठीक है, ये जो प्राइस हो जाने के कारण ये तो ऊपर, ये जो है ये पॉइंट तो वहीं रहेगा, दूसरा पॉइंट स्विच हो जाएगा, क्योंकि इसी प्राइस में आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाओगे। क्यों, क्योंकि गुड वाई का जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ गुड एक्स का प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो गुड वाई का प्राइस चेंज हो जा रहा है, तो गुड एक्स का प्राइस तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन इसी प्राइस में आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाओगे गुड वाई का। क्लियर है, तो यहाँ पर रोटेशन हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि ऐसा है, जो इंडिफरेंस कर्व तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि ये सारी की सारी चाहते हैं, ठीक है, मतलब इतने अगर सामान है उसके हिसाब से आप कहाँ पे संतुष्ट हो रहे हो वो वाली बात हो गई। लेकिन अगर जहाँ पे ये सारी चीजें आपके बजट में आ जाती हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमल चॉइस आपके लिए हो जाता है। तो देखो ये है आपका बजट का लाइन, और ये है इंडिफरेंस कर्व। ई पे ये मीट हो जा रहा है, समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। औकात के हिसाब से ये परफेक्ट है, ऑप्टिमल चॉइस है, ठीक है, किसी भी कंज्यूमर का। क्लियर है। तो ये सारी कहानी यहाँ पे मैंने बता रखी है। एक बार अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लो, बिल्कुल यही बात लिखी गई है, जो ऑप्टिमल चॉइस होता क्या है, ठीक है। बस एक बात आपको याद रख लेना है, जो जब भी ये इक्विलिब्रियम वाला सिद्धांत आ जाएगा ना, तो फिर किसी भी पर्सन का विलिंगनेस होगा किस चीज का, फॉर द एमआरएस, यानी कि टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये मार्केट प्राइस रेशियो के बराबर होगा, यानी कि एमआरएस इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P2। यहाँ पे P1 P2 जो है ये रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स है, और एमआरएस यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, जो ई जो टच हो रहा है यहाँ पे, जो कंज्यूमर है, ये मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट सेटिस्फाइंग वे में अपने पैसों को खर्च कर पा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग डिमांड के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में समझ लिया, ये हमें बताता है जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होती हैं, ठीक है, और इसका शेप जो है वो कनकेव होता है। क्यों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसी से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछ देंगे सीधा, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो सिद्धांत है वो बेस्ट पॉसिबली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, समझ लिया कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, और किस तरीके से ऑर्डिनल यूटिलिटी में प्रेफरेंस का फंडा आता है, और प्रेफरेंस में इंडिफरेंस कर्व की बात होती है, जो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो आप एप्पल दे दो या फिर बनाना दे दो, समझ में आया। उसके बाद बजट लाइन की बात कर लेते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व को हम लोग बजट के आधार पे मीट कराते हैं, और जहां पे ये मीट हो जाता है वही हो जाता है ऑप्टिमल चॉइस, यानी कि औकात के हिसाब से ही खुशी ढूंढनी पड़ती है। इसी के साथ हम लोग डिमांड के बारे में समझ लेते हैं। डिमांड क्या होता है दोस्तों। डिमांड को अगर आपको समझना है तो उससे पहले आपको इच्छा को समझना होगा, ठीक है। इच्छा का मतलब क्या है, जो चीजें आप इच्छा कर रहे हो, चाह रहे हो, जो ऐसा हो जाए। आई विश आई हैड अ न्यू फोन। आपने देखा जो एप्पल का संतरे कलर का फोन आ चुका है, ठीक है, आप सोच रहे हो जो भाई ये मेरे पास होता तो। लेकिन ये जो है ना आपका जो विश है, ये डिमांड को क्रिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें इच्छाएं हैं। इच्छाओं को डिमांड में बदलने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए होती हैं। डिजायर जो है वो डिमांड तभी होगा जब आपके पास पैसे हों, परचेजिंग
पावर हो, मनी टू बाय। अरे किसको नहीं मन है जो आप एक अच्छी सी एसएससी की या फिर एनटीपीसी की जॉब ले लो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो आपके लिए परचेजिंग पावर होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, ताकि आप इस आईफोन को खरीद सको, ठीक है? और जब आपके पास पैसे भी हों तो फिर आपके पास विलिंगनेस होना चाहिए, ताकि आप इस पैसे को खर्च कर सके, ताकि आपको ये आईफोन मिले। यानी कि आप आईफोन को खरीदने के लिए आपका विलिंगनेस भी होना चाहिए। तो ओवरऑल डिमांड क्या हो गया? तो आई वांट अ न्यू फोन, आई हैव द मनी एंड आई एम रेडी टू बाय इट। इन तीनों को जोड़ोगे तभी आएगा आपका डिमांड, नहीं तो ये डिजायर ही रह जाएगा। तो एवरी डिमांड इज अ डिजायर बट नॉट एवरी डिजायर इज अ डिमांड। समझ में आया? गाय के दो सींग होते हैं। कितने सींग होते हैं गाय के? दो सींग होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिसके दो सींग हो वो गाय ही हो, वो बैल भी हो सकता है, ठीक है? तो डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। ठीक है? तो एबिलिटी, विलिंगनेस और डिजायर तीनों को मिलाओगे तभी जाके डिमांड फुलफिल होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, जो अगर सारी चीजों को सेम कर दिया जाए, बाकी के जो फैक्टर्स हैं उसको कांस्टेंट कर दिया जाए, सेम कर दिया जाए, इसको हम लोग कहते हैं सेटेरिस पैरिबस। याद रख लेना, पूछ देते हैं ये सवाल, ठीक है? ये वर्ड आपको बार बार नजर में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपके बाकी के जो वेरिएबल्स हैं ना उसको कांस्टेंट कर दो, ठीक है? सिर्फ आप डिमांड की बात करोगे, ठीक है? तो इसमें other things remaining the same, यानी कि ceteris paribus, there is an inverse relationship between the price of a commodity and the quantity demanded। पैसा, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, ठीक है? प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा, यही है लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं, जो आपने ये सेटेरिस पेरियस बोला है, तो कौन कौन सी चीजों को आप सेम कर रहे हो? सबसे पहली बात, कंज्यूमर का इनकम नहीं बदलना चाहिए। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जो है, जैसे टी, कॉफी, इसको भी आपको नहीं बदलना है, ठीक है? और आपका जो टेस्ट और प्रेफरेंस है उसको भी आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स चेंज ला देते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ओवरऑल लॉ ऑफ डिमांड बस इतना ही है, जो भाई प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो डिमांड घटेगा, ठीक है? और जैसे जैसे प्राइस कम होगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है? और इसके बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी बात की थी। डिमांड कर्व कैसा दिखता है? तो इस तरीके का स्लोप आपको दिखेगा, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी पूछ देते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस, इसका कर्व जो है वो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। कारण क्या क्या है? तो देखो भाई, ऐसा है, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जो भी एक मार्जिनल यानी कि एडिशनल आइटम आएगा वो लेस सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है? तो यानी कि जो कंज्यूमर जो है वो धीरे धीरे, मतलब इस पे आ जाएगा, इस बात पे आ जाएगा, जो भाई जब दाम कम होंगे तभी चीजों को खरीदूंगा, अभी बहुत ही ज्यादा दाम है। तो चीजें कांस्टेंट नहीं चल रही होती हैं। जो प्राइस, अगर आपके पास ऊपर, प्राइस ऊपर हो गया और आप जाके चीजों को छोड़ दोगे, या फिर प्राइस नीचे आ गया आप खरीद लोगे, इसके पीछे में फैक्टर ये है, जो यू हैव टू बी विलिंग टू बाय द थिंग्स, तभी तो डिमांड क्रिएट होगा। ठीक है? पैसे तो आपके पास होंगे, मान लो 100 रुपए हैं, लेकिन आप नहीं चाहोगे जो आप इस 100 रुपए का यूटिलाइजेशन किसी भी चीज के लिए करोगे जिसकी दाम जो है वो ऊपर चली गई है। आप सोचोगे जिस दिन नीचे होगा उसी दिन जाके खरीदेंगे। तो यही कारण है। दूसरा, इनकम इफेक्ट, यानी कि जब दाम गिरता है तो फिर कस्टमर के पास रियल इनकम बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है, जो मान लो आपका बजट 100 रुपए है और इसमें 100 रुपए में आम जो है वो 20 रुपए केजी है। पहले आप कितना केजी खरीद सकते थे? 5 केजी, ठीक है? और अगर अगर मान लो आम का रेट 10 रुपए केजी हो गया, तो अब आप कितना खरीदोगे? तो आप 10 केजी खरीदोगे, ठीक है? तो यानी कि पैसा आपका 100 रुपया ही है, लेकिन आपका जो परचेजिंग पावर है, जो रियल इनकम है, वो बढ़ रहा है और घट रहा है। तो समझ में आ गया? ठीक है? यानी कि विद हायर परचेजिंग पावर कंज्यूमर कैन बाय मोर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है? जब चीजें सस्ती हो जाती हैं, गुड जो सस्ती हो जाती हैं, तो फिर आप सोचते हो जो भाई ऐसा है, जो मजा नहीं आ रहा है, अब कॉस्टलियर ऑल्टरनेटिव को ही ढूंढा जाए। यानी कि अगर चाय सस्ती हो जाती है तो फिर आप कॉफी पे स्विच कर जाते हैं। तो इस कारण भी डिमांड इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। बस लाइन बाय लाइन चीजों को एक दो बार पढ़ लेना, काम आपका हो जाएगा। रिलेटेड गुड्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने समझ रखा है, लेकिन आज डिमांड के हिसाब से इस इन चीज़ों में क्या वेरिएशन होता है वो देख लेते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी थी, आज हम लोग चीज़ों को जोड़कर देखने वाले हैं। ठीक है? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? तो गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर।
यही सवाल, ऐसे ही सवाल ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए मैंने इसको 2 बार रखा है, जब नहीं इसको फिर से बता देना है, ठीक है? तो कॉफ़ी की जगह आप चाय पी सकते हो, चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हो, यही सब्स्टिट्यूट गुड्स है। आप अक्सर इसको सब्स्टिट्यूट करते हुए नज़र आते हो। लेकिन जैसे-जैसे चाय का दाम बढ़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पे भी स्विच करेंगे। तो फिर कॉफ़ी पे स्विच किया तो कॉफ़ी का भी दाम बढ़ने लग जाएगा, ठीक है? तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसी को आपको याद रख लेना है, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिमांड के हिसाब से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एक का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है? तो फिर दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? तो इसको कहते हैं जॉइंट डिमांड। याद कर लेना, सीधे सवाल पूछ देते हैं, जॉइंट डिमांड क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को जॉइंट डिमांड कहते हैं, जो कि एक साथ यूज होता है। जैसे पेन और इंक, कार और पेट्रोल। अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस ज्यादा हो गया, तो फिर वो कार के डिमांड पे भी इंपैक्ट डालेगा, कार का डिमांड घट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। तो दोनों चीज को आप याद रख लेना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन है। एक का दाम बढ़ेगा, डिमांड दूसरे का कम हो जाएगा, ठीक है? दोस्तों, अब इसको ग्राफ पे ले चलते हैं, क्योंकि कभी कभी ग्राफ से भी सवाल पूछ देते हैं, तो क्यों ना इसको ग्राफ से भी समझ लिया जाए। ठीक है, अगर मान लो प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्या क्या होगा? मान लो प्राइस चेंज हो गया, मान लो प्राइस जो है वो नीचे आ गया, नीचे आने के क्या कारण क्या होगा? जो प्राइस मान लो यहाँ आ गया, तो फिर आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाओगे, यहाँ के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी आपको मिल रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस चेंज हो जा रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, जो इस तरीके से आपका मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इसको कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? प्राइस आपका ऊपर चला गया, तो फिर धीरे धीरे डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है? तो पहले इतना डिमांड था इस प्राइस पे, अब प्राइस ऊपर चला गया, तो फिर अब डिमांड कम हो गया। समझ में आया? तो अपवर्ड मूवमेंट आपको सेम कर्व में देखने को मिलेगा। शिफ्ट कब होता है? दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा, सेट्रस पेरिबस वाला जो सिद्धांत है, अगर उसको हम लोग रिलीज कर दें, यानी कि उसमें जो फैक्टर्स थे उसको कांस्टेंट ना माने, तो अगर जैसे ही इनकम बदलता है, ठीक है, तो फिर आपको डिमांड कर्व में शिफ्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका इनकम बढ़ा, आप नए प्राइस पॉइंट पे नए चीजें को आप डिमांड कर सकते हो, तो अलग से ही ये ग्राफ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जैसे ही डिमांड बढ़ा, तो इस तरीके का कर्व आपको देखने को मिलेगा। इनकम कम हुआ, तो फिर ये बाउंड्री नीचे आ जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में शिफ्ट ऑफ मूवमेंट से सवाल पूछ देते हैं। अगर आपके टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आ गया, तो उस हिसाब से भी आपका जो डिमांड होगा वो शिफ्ट होगा, ठीक है? प्राइस अगर चेंज हो रहा है किसी रिलेटेड गुड्स का, किसका? रिलेटेड गुड्स का, ठीक है, तो यहां भी आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो पूरा का पूरा कर्व जो है वो शिफ्ट राइटवर्ड हो जाएगा, डिमांड अगर घटेगी तो फिर पूरा का पूरा कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप अमीर हो गए, पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, तो यानी कि जो आपका डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। या फिर अगर किसी शॉपकीपर ने सेल लगा दी, ठीक है, तो आपके पास जो रियल इनकम है वो बढ़ गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका जो आप ज्यादा सामान खरीद पाओगे सेम पैसे में, तो फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, इसी के साथ अब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा सवाल पूछते हैं, तो आपको ध्यान देके चीजों को समझना होगा, ठीक है? क्या डिफरेंस है वो समझो, इलास्टिसिटी क्या होता है वो भी बताता हूँ। देखो, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता था? तो हमें ये एक डायरेक्शन बताता था, जो प्राइस अगर गिरता है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड गिरता है। क्लियर है? लेकिन इलास्टिसिटी बताता है जो भाई कितना डिमांड चेंज होगा, ठीक है? अब ये इलास्टिसिटी हमें क्यों समझना है? इसलिए समझना है क्योंकि डिफरेंट तरीके के जो गुड्स होते हैं ना, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। तो उनकी इलास्टिसिटी कितनी है वो आपको जानना पड़ेगा। इससे आपको पता चलेगा जो भाई जो भी चेंजेस हुए हैं, उसके आधार पे कमोडिटी के डिमांड में किस मैग्नीट्यूड का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो भाई जैसे मान लो कुछ चेंजेस हुए, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रहा है, तो फिर क्वांटिटी में क्या चेंजेस होती हैं, ठीक है? यही है आपका फॉर्मूला। इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है, यानी कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा घटता है तो पहला बढ़ता है, ठीक है? और इन प्रैक्टिकल वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब बात कर लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको याद क्या रखना है, ठीक है? चलो शुरुआत यहाँ से करते हैं। देख लो, पहले ग्राफ देख लो, ठीक है? कहाँ से शुरुआत किया जाए? परफेक्टली इलास्टिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात आपको याद क्या रखना है,
परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, जैसे ये मान लो ग्राफ है, तो उसका जो लाइन होगा ना, इलास्टिसिटी का लाइन ऐसा होगा, खड़ा लाइन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो इसका मतलब ये हुआ, जो भाई प्राइस चाहे कितना भी बदल जाए, ठीक है, डिमांड सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा है, डिमांड कांस्टेंट है, याद कर लेना, बहुत बार सवाल पूछते हैं। तो देखो ये जो लाइन है ना, इससे आपको याद कर लेना, इन इलास्टिक। अब याद हो जाएगा इन इलास्टिक क्या होता है, या फिर अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ जाए, जो इन इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब वर्टिकली, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होता है। याद हो जाएगा, क्योंकि आई जो है इसको आप इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मान लेना, वर्टिकल लाइन मान लेना। ठीक है, किस केस में होता है, तो लाइफ सेविंग ड्रग्स, सॉल्ट। अब आप मुझे ये बताओ, जो अगर किसी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स का दाम 100 रुपए से बढ़ा के 200 रुपए हो जाए या 300 रुपए हो जाए, तो आपके पास कोई चॉइस है जो आप उस चीज को ना खरीदो या फिर कहीं और स्विच कर जाओ, नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो यानी कि प्राइस का डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ये इनइलास्टिक है, यानी कि अलोचदार कह लो, यानी कि लोच इसमें है ही नहीं। इलास्टिक का मतलब होता है लोच, कोई लोच नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता वाली बात होगी। ठीक है, तो लाइफ सेविंग ड्रग्स, सॉल्ट, सॉल्ट का क्या सब्स्टिट्यूट है, कुछ नहीं है। तो सॉल्ट का दाम अगर 50 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो इन इलास्टिक है। क्लियर है? ठीक है, तो अब इन इलास्टिक आपने समझ लिया। तो अब हम लोग समझते हैं यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, और इससे बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं। क्या आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा होगा डिमांड घटेगी। इसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। इसका कर्व कैसा दिखेगा, तो दोस्तों ये जो है ना कर्व, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर, याद कर लेना। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, पूछते हैं, याद कर लेना, ये मैंने मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। जैसे ही परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस का, उसी परसेंटेज के आधार पे डिमांड का चेंज हो गया, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपर बोला कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो एरिया जो हो रहा है ना, एट किसी भी पॉइंट में ये सारा एरिया सेम होगा। समझ में आया? इसी को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में क्या होता है ना, जो देखो यूनिटरी इलास्टिक में होता है इज इक्वल टू 1। अब इलास्टिक डिमांड इसको कहेंगे जो कि 1 से ज्यादा होगा। ये किस केस में होता है, तो भाई लग्जरी गुड्स, कार, इसमें क्या होता है ना, जो डिमांड जो है वो प्राइस के आधार पे ज्यादा बदलता है। ठीक है, प्राइस अगर इतना बदला तो डिमांड ज्यादा बदल गया, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इन इलास्टिक के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक समझ लिया। इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, तो इससे थोड़ा कम, यानी कि लेस देन 1। कंप्लीटली इनइलास्टिक इज होता है जीरो, वैल्यू भी याद कर लेना, सारा चीज आपको 0 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, जो दूध तो आपका एसेंशियल गुड है, आपको घर में दूध तो चाहिए होगा, सब्जियां तो चाहिए होंगी, तो इसका अगर रेट बढ़ जाता है तो फिर ऐसा नहीं है जो उसके डिमांड में इतनी बड़ी कमी आ जाए, थोड़ी बहुत कमी आती है। इसी को हम लोग इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो चार चीजें आपने समझ ली, तो फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को समझ लो। इसका मतलब ये होता है, जो भाई प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ तो फिर आपका डिमांड जो है वो अनलिमिटेड हो गया, मतलब इन्फिनिटी हो गया। इवन अ टाइनी चेंज इन द प्राइस डिमांड्स बिकम्स इनफाइनाइट। ठीक है, इसका भी कर्व पूछ देते हैं, तो बस इतना समझ लो, जो देखो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, जैसे चेंज हुआ डिमांड जो है वो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, डिमांड जो है इस प्राइस पे, इस प्राइस पॉइंट पे, ये डिमांड जो है वो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, नहीं, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? तो इन सभी चीजों को मैंने यहां लिख दिया है, एक बार पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स को मैंने अलग से कलर कोड कर दिया है, जो बार बार सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो और इनका वैल्यू भी जरूर याद कर लेना, बस इतना ही आपको करना है। और ग्राफ कैसा दिखता है, तो ये चार ग्राफ आप जरूर याद कर लेना। परफेक्टली इलास्टिक,
परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, परफेक्टली इन इलास्टिक वर्टिकल लाइन, आई से याद कर लेना, इससे याद हो जाएगा। और फेयरली इलास्टिक ये रहा, और फेयरली इन इलास्टिक इस तरीके का रहेगा, मतलब इससे रिजेंबल करेगा, ठीक है, जिसमें मिल्क, वेजिटेबल्स ये जो है ये परफेक्टली ये फेयरली इन इलास्टिक कहलाते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स है। जैसे जैसे डिमांड कर्व फ्लैट होगा ये इलास्टिक होगा, जैसे जैसे डिमांड कर्व स्टीपर होगा ये इन इलास्टिक होगा। ऐसे ही सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने अलग से दे दिया है। हॉरिजॉन्टल कर्व परफेक्टली इलास्टिक, वर्टिकल कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बहुत बार सवाल पूछते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, फ्लैटर कर्व इलास्टिक, स्टीपर कर्व इन इलास्टिक, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उस पर कौन कौन सी चीजें असर डालती हैं। किसी भी प्रोडक्ट का जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है। अगर पेप्सी महंगा हो गया, आप कोको कोला पी लो ना, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ये बताता है, जो भाई अगर सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिक होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एसेंशियल गुड है कोई, जैसे कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, या फिर सॉल्ट ले लो, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो क्या इलास्टिक रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा? तो इन इलास्टिक रहेगा। समझ में आया? तो इलास्टिसिटी आपने समझ लिया, तो यहाँ पे जैसे ही सब्स्टिट्यूट आपको दिखा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। नेचर ऑफ गुड, देखो नेसेसिटीज की बात करें, मेडिसिन इन इलास्टिक, अभी मैंने आपको बताया। लग्जरी जैसे एसी, कार, ये सारे के सारे इसके डिमांड जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होता है, यानी कि प्राइस में चेंज होगा तो ये ज्यादा डिमांड में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। देखो आप ये बताओ, आपकी इनकम कुछ भी रहे, आपके इनकम के आधार पे एक मैच बॉक्स का प्राइस जो होगा, एक माचिस की जो प्राइस होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अगर मैच बॉक्स का दाम बढ़ भी जाए नहीं बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपका उतना तो इनकम जरूर होगा जो आपका मैच बॉक्स पे कोई असर ना पड़े। तो यानी कि अगर मैच बॉक्स का दाम बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, ठीक है, तो आपके उसके डिमांड में कोई असर नहीं होगा, तो वो इनलास्टिक ही रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम है जो आपके इनकम का बहुत ही बड़ा शेयर ले जाएगा, ठीक है, जैसे स्मार्टफोन, कार्स, ठीक है, तो उसका डिमांड इलास्टिक होगा, ठीक है। तो बिगर इज द एक्सपेंस द मोर सेंसिटिव कंज्यूमर्स आर टू द प्राइस चेंजेस। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पॉइंट्स आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगी, ठीक है। क्या? तो मोर सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक, नेसेसिटीज इन इलास्टिक, लग्जरी इलास्टिक, स्मॉल इनकम शेयर इन इलास्टिक, लार्ज इनकम शेयर इलास्टिक, ठीक है। इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर भी हो गया खत्म। बात कर लेते हैं थर्ड चैप्टर की। तो दोस्तों अभी तक तो आपने सवाल नहीं देखा है, लेकिन जब आप सवाल देखोगे तो अब आपको मक्खन की तरह बनेगा, खट 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 टिक लगेगा, ठीक है, समझ में आया? खटाखट सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इतना ही रहने देते हैं इस लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।